नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बघेल डायनेस्टी का ये 5वां लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, ठीक, तभी ये लिंक बन पाएगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज का 5th लेक्चर। ठीक, हमने इससे पहले जो वेंकट रमन के सुधार पढ़ लिया है, ठीक, और महाराजा गुलाब सिंह के सुधार पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में आए हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी आज। ठीक, तो इसमें देखते हैं पवाई रूल्स। तो आज का ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पवाई रूल्स क्या थे। ठीक, बघेल डायनेस्टी में पवाई रूल्स क्या थे। ठीक, तो पवाई रूल्स क्या थे, ये इसका प्रोविजन जो था, प्रावधान क्या थे पवाई रूल्स के। ठीक, तो कोठार भूमि मतलब सरकारी भूमि। ठीक, ध्यान रखना, कोठार भूमि अगर लिख के आ जाता है तो ये कंफ्यूज मत होना, सरकारी भूमि होता है। ठीक, तो कोठार भूमि या फिर सरकारी भूमि, कुल भूमि का 40%। ठीक है दोस्तों, ये कुल भूमि का 40% क्या होगी, सरकारी भूमि होगी। ठीक है, जब भी होगी किसी के पास तो। ठीक, पवाई दरों की भूमि 60%। ठीक, नियंत्रण के लिए रूल्स लेके आए। अब पवाई दरों की भूमि 60%, तो अब 40% किसकी होगी दोस्तों, कोठार भूमि हो गई, तो 60% पवाईदारों की हो गई। ठीक, अब नियंत्रण के लिए ये रूल्स लेके आए। ठीक, अब इसके प्रोविजन देखते हैं कि गिव फॉरेस्ट टैक्स एंड कीप फॉरेस्ट लैंड, मतलब दोस्तों कि ये फॉरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तभी आप फॉरेस्ट भूमि को रख सकते हैं। ठीक, फॉरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा, यानी वन टैक्स होगा। ठीक, ये देना पड़ेगा। ठीक, टाइम टू टाइम प्रेजेंट इन दरबार, इसके साथ साथ दरबार में भी आपको समय में प्रेजेंट होना पड़ेगा जब भी आपको बुलाया जाएगा। ठीक, और टैक्स क्या कर दिए, 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। तो ये काफ़ी शोषणकारी रूल्स थे, तो ये टैक्स 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। ठीक, जो भी टैक्स चल रहा था उसको 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। तो ये पवाई रूल्स आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कैसे क्या प्रोविजन इसमें थे, आ सकता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बघेल डायनेस्टी के जो अंतिम शासक रहे हैं मार्तंड सिंह। ठीक, तो ये अंतिम शासक रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि बघेल, आपको पूछा अगर ऐसा जाता है कि बघेल डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे, तो मार्तंड सिंह, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब इनके बारे में देखते हैं। ठीक, 12 मार्च 1948 को, ठीक, 12 मार्च 1948 को फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस यानी विंध्य प्रदेश, तो मतलब क्या, ये यूनाइटेड प्रोविंस विंध्य प्रदेश की स्थापना करते हैं। ठीक है, वाई इंक्लूडिंग ऑल द 33 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, मतलब ये छोटी बड़ी जो स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो आप रियासतें थी छोटी और बड़ी, तो इनको मिला के कितनी, 33, इनको मिला के 12 मार्च 1948 को यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना करते हैं महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है दोस्तों, अब बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक, तो ये जो छोटी और बड़ी रियासतें थी, किसकी थी, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड की, दोनों की मिला के। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखनी है। अब इसके साथ जो इस्टेब्लिश तो कर लिए विंध्य प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, तो इसकी कैपिटल क्या बनाए थे, कैपिटल ये रीवा बनाए थे। ठीक, और राजा कौन रहे, तो राजा ये खुद ही बने, मार्तंड सिंह। ठीक, और सीएम किसको बनाए, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन बने, अवधेश प्रताप सिंह सीएम बने। ठीक, ऑन नवंबर 1956
1956। MP वाज फॉर्म्ड एंड विंध्य प्रदेश मर्ज्ड विद MP। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, और जो विंध्य प्रदेश था इसी मध्य प्रदेश के साथ क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश को मिला दिया जाता है। ठीक, तो इतनी सी कहानी आपको मार्तंड सिंह के बारे में याद रखना है। ठीक, चलिए अब आगे हम इसकी क्या आ जाते हैं दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बघेल डायनेस्टी, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था किसकी, बघेल रियासत की, बघेल वंश की। ठीक, तो बघेल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, स्टेटस ऑफ किंग, मतलब राजा की क्या वहाँ, मतलब किस तरह से राजा रूल करता था और क्या स्थिति थी राजा की। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है दोस्तों, वंशानुगत था। वंशानुगत आप पहले से भी मैं लेक्चर में समझाया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि वंशानुगत क्या होता है। तो वंशानुगत मतलब क्या होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, अगला राजा का बड़ा बेटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने के, हेरिडेटरी मतलब ये होता है। ठीक, अब पावर्स का क्या होता है दोस्तों, ये 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में। कैसे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली। ठीक, तो क्या क्या दोस्तों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब जो नियम कायदे कानून बनाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है कि जो उस नियम और कानून को क्या करते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब संचालन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, और जुडिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये उसी नियम और जो लॉज बनाए हैं, तो एक्ट एंड लॉज, तो उसको क्या करते हैं, ये जुडिशियली रिव्यू करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि ये नियम और कानून जो भी लेके आए हैं ये जनता के ऊपर शोषणकारी तो नहीं है, ये वेलफेयर को मेंटेन करता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हैड राइट टू अपॉइंट और रिमूव हिज मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स, मतलब राजा के पास ये पावर थी, क्या क्या दोस्तों, कि वो अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है अपनी दोस्तों मंत्रियों को। ठीक है, एंड ऑफिसर्स को, अधिकारियों को। तो मंत्रियों को, अधिकारियों को ये राजा के पास क्या थी, पावर थी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काउंसिल ऑफ किंग, आज के डेट में भी हम देखते हैं काउंसिल बनता है। तो काउंसिल ऑफ यहाँ पे किंग था, क्योंकि वहाँ पे मेन कौन था, राजा था। ठीक, तो यहाँ पे जो काउंसिल में जो लोग थे उनको क्या क्या पोस्ट थी, क्या नेम था, ये पूछ लिया जाता है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, अमात्य। अमात्य मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य बोला जाता था। ठीक, सचिव, होम मिनिस्टर जो थे, आज की डेट में भी हम होम मिनिस्टर देखते हैं तो उनको सचिव बोला जाता था। रॉयल फिजिशियन, कीप आई ऑन डिजीज, मतलब दोस्तों कि रॉयल फिजिशियन जो अपॉइंट होता था वो प्रजा में कोई भी अगर बीमारी हो गई या कोई प्लेग फैल गया या फिर कोई ऐसी, जैसे कोरोना आ गया था, इसी टाइप की कोई डिजीज़ अगर आ रही है तो रॉयल फिजिशियन का काम था कि उनको देखभाल करना। ठीक है, राजपुरोहित, रिलीजियस अथॉरिटी, तो जो रिलीजियस पूरे अफेयर्स थे, मैटर्स थे, वो कौन देखता था, राजपुरोहित। तो ध्यान रखना दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अमात्य का काम था फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस संभालना, सचिव होम मिनिस्ट्री संभालना, रॉयल फिजिशियन कीप आई ऑन डिजीज, जो डिजीज बीमारियां वगैरह प्रजा में अगर कोई फैल रही है तो उसको देखना, राजपुरोहित मतलब रिलीजियस अथॉरिटी या रिलीजियस मैटर, धार्मिक जो भी मैटर्स थे उनको संभालना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं फिर। स्टेट एम्प्लॉय, तो ये
एम्प्लॉयज़ क्या होते थे इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो नियोगी और यानी भ्रात्या, तो नियोगी या फिर भ्रात्या ये किसको बोलते थे? पुलिस ऑफिसर को। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस ऑफिसर का नाम अगर नियोगी और भ्रात्या आ गया तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब पुलिस ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, और ये सोर्स कहाँ से मिलता है, मतलब इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है कि पुलिस ऑफिसर को नियोगी या भ्रात्या बोलते हैं? किससे मिलता है? वीर भानु उदय काव्यम। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है? वीर भानु उदय काव्यम। ठीक है, तो बघेल डायनेस्टी में इस एम्प्लॉयज़ को नियोगी या भ्रात्या पुलिस ऑफिसर्स को बोलते थे। ये सोर्स कहाँ से पता चलता है? वीर भानु उदय काव्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दोस्तों कि जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस तरह से थी। ठीक, तो आर्मी किस तीन टाइप्स में थी। ठीक, कैसे? इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्री। मतलब दोस्तों इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, आज भी देखने को मिलती है। ठीक, कैवलरी अश्वारोही मतलब जो घुड़सवार थे, जो घोड़े पे चलते थे सेना। ठीक, और एलिफेंट्री मतलब गजारोही, जो किस में रहते थे दोस्तों? ये हाथियों में सवार रहते थे। ठीक है, तो पैदल, अश्वारोही और गजारोही। तो ध्यान रखना आर्मी तीन पार्ट में थी। ठीक है दोस्तों, अ टीम ऑफ कैमल्स टू सप्लाई लॉजिस्टिक एंड वॉर मटेरियल्स। जो कैमल्स के द्वारा, जो कैमल्स की टीम थी, ऊंट में जो चलते थे, वो टीम जो थी वो क्या करते थे दोस्तों? वॉर मटेरियल और लॉजिस्टिक सप्लाई करते थे। किसको? जो ये सेना थी तीन, ठीक, इनको ये सप्लाई करते थे। या युद्ध के समय ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो लॉजिस्टिक और वॉर मटेरियल ये युद्ध सामग्री और जो खाद्य सामग्री ये सब पहुंचाया करते थे। ठीक, हेड ऑफ आर्मी फौजदार, तो फौजदार किसको बोलते हैं दोस्तों? हेड ऑफ आर्मी को। तो हेड ऑफ आर्मी बघेल डायनेस्टी में कौन था? फौजदार कहलाता था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब वेपन्स में देखते हैं कि जो इनके पास अस्त्र शस्त्र थे वो मेन क्या थे, मतलब मेनली कौन से अस्त्र शस्त्र ये रखते थे। ठीक, तो बल्लम आप अगर देखे होंगे जो एकदम शार्प होता है तीर के जैसे लास्ट में। ठीक, तो बल्लम, बो एंड एरो मतलब धनुष और बाण भी रखते थे। ठीक, अब शोर्ड मतलब ये दोस्तों अभी तो नहीं पता, इसको थोड़ा सर्च करके फिर बताएंगे, तो ध्यान रखना शोर्ड नाम से कोई था। ठीक, और आर्ट नाम से भी कुछ था ये, और फरसा, ईटिश, मतलब इस तरह से कुछ जो वेपन्स थे ये इनके मेनली वेपन्स थे। ठीक, मुख्यतः यही वेपन ये यूज़ करते थे। हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स वर आल्सो ट्रेंड, मतलब जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स थे उनको भी आर्मी की तरह ही ट्रेन किया जाता था। मतलब जब भी वॉर होगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से लड़ाई में वो पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में, तो ये हॉर्सेस और एलिफेंट को ट्रेन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे आज के डेट में देखते होंगे डॉग स्क्वाड होता है। ठीक, जो डॉग्स की एक आर्मी बनाई जाती है, उनको भी इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो पूरी तरह से सैनिक की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक, तो इसी तरह हॉर्सेस और एलिफेंट को भी वो ट्रेन करे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कुछ फोर्ट्स वगैरह बनवाए थे। पर्पस क्या था फोर्ट्स बनवाने का? रेसिडेंस रॉयल फैमिली एंड आर्मी। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ मनी। ठीक, ये जो फोर्ट्स यूज करते थे इसी पर्पस के लिए। ठीक, एसोसिएशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेपन्स, मतलब फूड ग्रेन्स भी रखते थे और वेपन्स भी वहाँ सुरक्षित रखते थे। ठीक, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी रहता था। ठीक है दोस्तों, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी इन्होंने बनाए थे। ठीक, इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। ठीक, तो ये दो डिपार्टमेंट भी ये बना के रखे थे। लॉ एंड जस्टिस किस तरह से क्या था ये देखते हैं। तो डू जस्टिस विद द हेल्प ऑफ जूरिस्ट, मतलब दोस्तों जस्टिस आपको जो जजेस वगैरह थे, जूरिस्ट थे, न्यायिक जो जजेस थे, तो उनको यूज़ करके जो जस्टिस
मतलब करते थे, तो जूरिस्ट एक टीम बना के जो जजेस जस्टिस करते थे, ठीक। यूज्ड टू डू जस्टिस आफ्टर ये दोस्तों मतलब क्या होता था कि ये दोनों साइड में सुनने के बाद फिर तभी ये जजमेंट देते थे, तो ये अच्छी बात थी, ठीक। द ऑफिशियल हु टुक ब्राइब वर डिसमिस्ड एंड देयर प्रॉपर्टी ये क्या डिक्लेयर एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मतलब क्या दोस्तों कि जो भी अगर वहाँ पे घूस लेगा, यहाँ पे देखिए किस तरह से व्यवस्था थी कि जो भी ऑफिशियल पदाधिकारी घूस लेगा उसको पहली बात तो नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक, और उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छी ही व्यवस्था थी तब, ठीक। इफ फ्यूडल डज नॉट अवे ऑर्डर्स सीज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ चार्ज फाइन ऑन माइनर क्रिमिनल्स। मतलब दोस्तों अगर जो भी सामंत थे, जो भी इनके अंडर राजा वगैरह थे, जिनको जीते थे, जो भी सामंत थे, तो इनके जो भी सामंत थे तो वो अगर इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर ले, उनकी वेल्थ, उनकी जो भी पूरा का पूरा जो भी इनके पास वेल्थ थी, ठीक, प्रॉपर्टी थी, तो वो पूरा सीज कर ले और फाइन लगा दे। माइनर क्रिमिनल्स में छोटे मोटे फाइन्स लगा के क्लियर कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बट वन हु अटैक्ड द स्टेट वॉज हैंग्ड सो। मतलब जो भी अगर विद्रोह कर दिया, अटैक कर दिया, तो उसको तो सीधा फांसी ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। दैट अदर एनिमीज वुड नॉट अटैक हिज स्टेट। मतलब ताकि डर से कोई और राजा हिमाकत ना करे अटैक करने की, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों विलेज सिस्टम क्या था। तो ये अपॉइंट अ चौकीदार इन ईच विलेज विद बल्लम एंड विसल टू प्रोटेक्ट विलेज। तो दोस्तों चौकीदार तो आज की डेट में भी होता है। तो देखिए पहले के जो राजा थे वो भी कितनी नॉलेज थे, मतलब कितना नॉलेज था उनके अंदर। डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 तरह की सेना रख रहे हैं, फोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसे कर रहे हैं, जुडिशियल इस तरह से न्यायिक व्यवस्था थी उनकी, आर्मी सेना थे, मतलब कितना अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता था, ठीक। तो विलेज सिस्टम क्या था, ये चौकीदार अपॉइंट करते थे जो बल्लम के साथ और एक सीटी, तो देखते होंगे सीटी बजाते जाता है, तो प्रोटेक्ट विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सम लोअर कास्ट हेड कास्ट पंचायत। मतलब कुछ जो छोटी कास्ट थी, जाति थी, वो अपनी खुद की पंचायत भी रखते थे, या इस तरह से भी व्यवस्था थे, ठीक। एंड जनरली चार्ज ओनली फाइन्स ऑन विलेज लेवल क्रिमिनल्स। मतलब जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर छोटा मोटा चार्ज लगा के उनको सुधारा जाता था, ठीक है दोस्तों। फाइनल अपील वॉज मेड डायरेक्टली टू द किंग। मतलब ये जैसे आज के डेट में हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हम वहाँ पे अपील कर सकते हैं, तो उसी तरह से राजा वहाँ का सुप्रीम कोर्ट था, मतलब, ठीक। तो डायरेक्टली उनके पास अपील किया जा सकता था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम रघुराज प्रताप सिंह को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में जाके, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स को जरूर देखिए, और इसके साथ साथ गौड़ डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक। और प्रीलिम्स की यूनिट में ई गवर्नेंस अपलोड हो चुका है, और भी हम कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको आपको कवर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आती है दोस्तों, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिवीजन करते रहें, हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।